हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे जेसीईआरटी के द्वारा जो 12th क्लास का केमिस्ट्री का मॉडल सेट 1 जारी किया गया है उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग जो है पूरा शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ हम यहाँ पर जो है ऑप्शन का आंसर नहीं बताएंगे कि फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी। ठीक है, तो एक एक ऑप्शन का, एक एक क्वेश्चन का जो है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी देंगे। इसलिए इस वीडियो को जो है आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो है क्वेश्चन, देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ एटम्स इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बीसीसी। ठीक है, तो पूछ रहा है बीसीसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितना है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितना है। तो इसका सबसे पहले हम लोग जो है आंसर देख लेते हैं। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं बीसीसी यूनिट सेल किसको बोलेंगे। तो बीसीसी यूनिट सेल बोलेंगे, जिसे देखिए आप लोग फिगर यहाँ पर पढ़े होंगे कि बीसीसी यूनिट सेल जो होता है वैसा यूनिट सेल जिसमें जो एटम है वो कॉर्नर पे भी रहेगा, सभी कॉर्नर पे। टोटल कॉर्नर कितना है, 8, तो सभी कॉर्नर पे भी रहेगा और बॉडी पे भी रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम, कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। ठीक है, तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए करेंगे सबसे पहले कंट्रीब्यूशन 1/8 और टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितना है, 8। ठीक है, और किस पर है, बॉडी पे, तो बॉडी पे टोटल 1 है। तो देखिए यहाँ कट जाएगा तो 1 और +1 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, इसलिए जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, अब यही अगर क्वेश्चन पूछ देता सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एससीसी में, तो उसमें कितना हो जाता, 1। ठीक है, क्योंकि वहां पर सिर्फ कॉर्नर पे है तो 1/8 × 8 करते तो 1 आ जाता। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में है द परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय स्फीयर इन ए क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं सीसीपी। ठीक है, इन 3 डायमेंशन। अब सीसीपी के जगह पर यहाँ पर हम लोग पूछ सकता था एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो आप लोग ध्यान रखिए कि सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एफसीसी दोनों सेम ही है। तो यहाँ पर जो है आपका टोटल परसेंटेज स्पेस ऑक्युपाई होता है वो होता है 74%, ये याद रखिएगा। ठीक है, आपका देखिए यहाँ पर थोड़ा बता देते हैं, एससीसी में जो है वो हो जाएगा 52.4%, एफसीसी में जो होता है वो हो जाएगा कितना, 74%, और बीसीसी में जो होता है वो हो जाएगा 68%। तो ये यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछता है। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछता है परसेंटेज ऑफ वॉइड। वॉइड मीन्स क्या होता है, खाली जगह। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो इसका आपका जो यहाँ पर देखिए जो पैकिंग एफिशिएंसी है, जैसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का 52.4 है, तो परसेंटेज ऑफ वॉइड पूछेगा तो 100 में इसको घटा देना है। एफसीसी में अगर परसेंटेज ऑफ वॉइड पूछेगा तो 100 में 74 घटा देना है, तो कितना हो जाएगा, 26। ठीक है, उसी तरह बीसीसी में अगर परसेंटेज ऑफ वॉइड पूछेगा तो 100 - 68। तो यहाँ ऐसे कर भी क्वेश्चन पूछ देता है। यहाँ पैकिंग एफिशिएंसी पूछा है तो परसेंटेज ऑफ वॉइड करके भी यहाँ क्वेश्चन पूछ देता है। तो आप लोग इस चीज़ को भी यहाँ ध्यान रखिएगा, और क्वेश्चन यहाँ पर अराइज हो गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए किससे है, कौन सा चैप्टर से, सॉल्यूशन से। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, मोलरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम ऑफ NaOH। NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। पूछ रहा है कि अगर यदि 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को किसमें डाला गया है, 2 लीटर सॉल्यूशन में, तो उसका मोलरिटी फाइंड कीजिए, मोलरिटी बताइए। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, कोई भी न्यूमेरिकल अगर देता है तो उसका सबसे पहले कंसेप्ट आना चाहिए। यहाँ हम लोग को मोलरिटी पूछ रहा है तो मोलरिटी सबसे पहले फार्मूला आना चाहिए। ठीक है, तो मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, यहाँ शॉर्ट में लिखेंगे N/V। तो N हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर का जो रेशियो होता है उसी को क्या बोल देते हैं, मोलरिटी।
ठीक है। तो अगर यदि हम लोग को नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का पता चल जाए, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमेशा लीटर में लेना है, यहाँ एक चीज ध्यान रखना है। तो ये दोनों अगर ये पता चल जाएगा तो मोलारिटी मेरा क्या है, आसान से कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो देखिए गिवन मास कितना है, यहीं पर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए गिवन मास 40 है और Na का मोलर मास कितना हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा। कैसे निकालते हैं मोलर मास, सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो 23 और 17 कितना हो जाएगा 40, तो 40 बाय 40 नंबर ऑफ मोल कितना हो गया 1, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 2, तो यहाँ मोलारिटी जब हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/2, इसको डिवाइड करेंगे 0.5 m, तो 0.5 मेरा कहाँ है, तीसरा के ए ऑप्शन में। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, EMF ऑफ ए सेल विथ निकेल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड विल बी। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है, ठीक है, न्यूमेरिकल है, ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग को क्या पूछा है, EMF। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है। तो जहाँ भी आप लोग को न्यूमेरिकल ऐसा पूछेगा तो सबसे पहले उससे रिलेटेड थ्योरी या फॉर्मूला आना चाहिए। तो यहाँ EMF हम लोग को पूछा है, तो EMF का फॉर्मूला जो है हम लोग को आना चाहिए, क्या होता है, SOP ऑफ एनोड। ठीक है, SOP ऑफ एनोड, SOP मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ये होता है फार्मूला। आप लोग NCERT अगर ये खोलिएगा तो बहुत तरह का फार्मूला मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इस फार्मूला पे बनाइएगा, यहाँ सब आसानी से, इस तरह के न्यूमेरिकल में बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो EMF ऑफ सेल जब बोल रहा है तो यहाँ हम लोग फार्मूला पता चल गया, SOP ऑफ एनोड प्लस SRP ऑफ कैथोड। अब हम लोग चेक करेंगे कि दिया हुआ क्या है। तो देखिए तो यहाँ पर +2 से कितना जा रहा है 0, रिडक्शन हो रहा है, यहाँ भी +2 से 0 रिडक्शन हो रहा है, मतलब दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। ठीक है, तो जब दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दिया रहेगा तो जो ज्यादा वैल्यू होगा उसको फिक्स कर देना है। फिक्स करने का मतलब जैसा साइन है वैसा ही रहने देंगे। तो यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल -0.25 है और +0.34 है, तो +0.34 ज्यादा है, तो इसको हम लोग फिक्स कर दिए, मतलब इसी तरह रख दिए। ठीक है, अब जो दूसरा रहेगा उसका साइन हम लोग को चेंज कर देना है। देखिए यहाँ पर माइनस में है तो इसको क्या कर देंगे प्लस में, और सिंपल क्या कर देना है, जोड़ देना है, क्योंकि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो कैसा काम करेगा, कैथोड जैसा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम वो काम करेगा एनोड जैसा। तो देखिए हम लोग को मिल गया है, ये कैथोड का वैल्यू है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और इस रिडक्शन पोटेंशियल को हम लोग साइन चेंज कर दिए, तो किसमें चेंज हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकेल का जो हो गया 0.25 हो गया प्लस में। अब सिंपल क्या करना है, जोड़ देना है। तो देखिए SOP कितना आ गया 0.25, अब प्लस कर देंगे कितना 0.34, तो जोड़ दीजिए 5 और 4 9, 3 और 2 5 प्लस 0.59, तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो इसमें जब भी इस तरह का क्वेश्चन जनरली पूछता है इस फार्मूला को आप लोग ध्यान में रखिए। जब भी दोनों सेम वैल्यू दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा फिक्स कर दिए, दूसरा साइन चेंज कर दिए, सिंपल जोड़ दीजिए। जब भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों दिया रहेगा तो ज्यादा वाला फिक्स करके दूसरा साइन चेंज करके जोड़ देना है, सिंपल इसमें यही करना है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कैटलिस्ट यूज्ड इन हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस में किस कैटलिस्ट का यूज होता है, तो आप लोग को पता है, ये P ब्लॉक में भी पढ़ना है और सरफेस केमिस्ट्री में भी दिया हुआ है। तो हैबर्स प्रोसेस क्या होता है, अमोनिया का फॉर्मेशन, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का जो प्रिपरेशन होता है, फॉर्मेशन होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग हैबर्स प्रोसेस। और हैबर्स प्रोसेस में आपका जो कैटलिस्ट यूज होता है वो होता है आयरन। ठीक है, तो ये आपको P ब्लॉक में भी मिलेगा। और सरफेस केमिस्ट्री में जब कैटलिस्ट पढ़ेंगे, होमोजीनियस कैटलिस्ट और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट का। यहाँ पर थोड़ा देख लिए, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट किसको बोलते हैं, जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का फेज अलग अलग हो तो उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। तो आप लोग ये आपको है दोनों जगह मिलेगा, सरफेस केमिस्ट्री में भी और P ब्लॉक में भी। तो इसमें देखिए आयरन मेरा किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो 5 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फिर उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ आयरन। आयरन का क्या ओर है, ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से है। ठीक है, तो देखिए आपका है फर्स्ट में हेमेटाइट,
बी में कैसीट्राइट, सी में डोलोमाइट और डी में है बॉक्साइट। तो ये आपको याद रहेगा, तभी ये आंसर टिक हो पाएगा। ठीक है, तो हेमेटाइट जो है इसका आंसर जो हो जाएगा, आयरन का जो ओर है हेमेटाइट, Fe2O3। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, Fe2O3, हेमेटाइट इसी को बोलते हैं। तो देखिए Fe किसका सिंबल है, आयरन का। तो हम लोग को हमको जवाब मिल गया कि आयरन का जो ओर है वो क्या है, कौन है, हेमेटाइट। अब यहीं पर देखिए बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता था। कैसीट्राइट का फॉर्मूला क्या आ जाता है, SnO2। अगर यही क्वेश्चन पूछ देता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ टीन, तो SnO2, टीन का सिंबल क्या आता है, Sn, स्टेनम, इसका जो लैटिन नेम हो गया। ठीक है, तो यहाँ दूसरा क्वेश्चन बन सकता था। अब देखिए यहाँ पूछता तीसरा क्वेश्चन, डोलोमाइट किसको बोलते हैं, ये मैग्नीशियम और कैल्शियम का कार्बोनेट है, MgCO3.CaCO3। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछ देता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ मैग्नीशियम, तो आंसर क्या हो जाता, C। ठीक है, और डी में देखिए आपका बॉक्साइट है, बॉक्साइट किसका ओर होता है, Al2O3.2H2O। यहाँ अगर पूछ देता है एल्युमिनियम का ओर कौन है, तो आंसर हो जाता है डी। तो देखिए आपका एक ऑब्जेक्टिव एक है 6 नंबर, लेकिन यहाँ 4 ऑब्जेक्टिव बन गया है। हेमेटाइट पूछा, हेमेटाइट किसका ओर है, आयरन का। कैसीट्राइट किसका हो गया, टीन का। डोलोमाइट किसका हो गया, मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम का, जनरली मैग्नीशियम का ही हम लोग यूज करते हैं। एल्युमिनियम का और कौन हो गया, बॉक्साइट। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो है हर एक ऑप्शन को डिटेल्ड तरीके से पढ़िएगा, तो एक एक ऑप्शन में एक एक क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, द रोल ऑफ ए कैटलिस्ट इज टू चेंज। ये किसका क्वेश्चन है, सरफेस केमिस्ट्री का। यहाँ पूछ रहा है कैटलिस्ट का क्या रोल है, तो कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। कैटलिस्ट का डेफिनेशन क्या हो गया, द सब्सटेंस व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इन्वॉल्विंग इटसेल्फ। अपने आप को बिना रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए हुए रिएक्शन के रेट को क्या करता है, बढ़ा देता हो गया कैटलिस्ट। तो देखिए यहाँ क्या किसको चेंज करता है कैटलिस्ट, तो आप लोग ग्राफ देखे होंगे, इस तरह का ग्राफ देखे होंगे। तो देखिए ये जनरल जो है रिएक्शन इस तरह से मान लेते हैं, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो कैटलिस्ट क्या करता है, इस तरह से देखते हैं यहाँ पर, इसका पाथ चेंज कर देता है रिएक्शन का। तो ये हम लोग को पता है कि इंटरनल एनर्जी से यहाँ अपेक्स तक जाएंगे तो हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी, टोटल इंटरनल प्लस एक्टिवेशन। और यहाँ मान लेते हैं इतना इंटरनल एनर्जी है, तो ये हो गया आपका एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखिए एक्टिवेशन एनर्जी के अमाउंट को क्या करता है, वो घटा देता है कैटलिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रोल ऑफ कैटलिस्ट क्या हो गया, रोल ऑफ कैटलिस्ट टू चेंज एक्टिवेशन एनर्जी, जिसका सिंबल क्या होता है, EA। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये जो क्वेश्चन है वो किस चैप्टर से, सॉल्यूशन से। ठीक है, तो पूछ रहा है कि टेम्परेचर पर कौन इंडिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। तो आप लोग अगर पढ़े होंगे तो ये रटाया भी है, मोलारिटी। ठीक है, थोड़ा कंसेप्ट में जाएंगे तो देखिए मोलारिटी क्या हो गया, N/V। मोलालिटी क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नॉर्मलिटी क्या हो गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए इसका जो कंसेप्ट है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर वाला, इसमें जनरली क्या करता है, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जिसके भी फॉर्मूला में वॉल्यूम रहेगा, अब वॉल्यूम क्या होता है, टेम्परेचर अफेक्टेड होता है। ठीक है, टेम्परेचर से अफेक्ट करता है, मतलब उससे घटता बढ़ता है। ठीक है, तो जहां भी जिसके भी फॉर्मूला में वॉल्यूम रहेगा वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट रहेगा, और मास क्या करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो देखिए मोलालिटी में होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ मास है, और मास जो है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो 8 का ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। ये क्वेश्चन किससे है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से। ठीक है, तो देखिए मोलर कंडक्टिविटी, थोड़ा यहाँ पर आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा। मोलर कंडक्टिविटी λm इज इक्वल टू K इंटू 1000 बटा मोलरिटी। मोलर कंडक्टिविटी λm क्या हो गया, मोलर कंडक्टिविटी। अब देखिए यहाँ बहुत तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो मोलर कंडक्टिविटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी। अब यहाँ मोलारिटी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए तो λm जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m है, मतलब मोलारिटी अगर यदि बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टिविटी घटेगा।
मोलारिटी अगर यदि घटेगा तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा, लेकिन मोलारिटी से क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, डाइल्यूशन से पूछा हुआ है। डाइल्यूशन मीन्स क्या होता है, पानी मिलाना। पानी मिलाना मीन्स वॉल्यूम हम लोग बढ़ा रहे हैं। और हम लोग को देखिए पता है मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए तो यहाँ क्या बोल रहा है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। ये इंक्रीज कब होगा, जब मोलारिटी घटेगा, मोलारिटी डिक्रीज होगा। अब मोलारिटी कब डिक्रीज होगा, जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा मतलब डाइल्यूशन इंक्रीज होगा। तो डाइल्यूशन इंक्रीज किस में है, ए में। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या है, व्हाट इज द कोवैलेंस ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। इसमें कोवैलेंस पूछ रहा है। तो कोवैलेंस मीन्स सिंपल याद रखना है, नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट कर लिए, लेकिन इसके लिए स्ट्रक्चर आना चाहिए। देखिए हम लोग इसका अगर दिया स्ट्रक्चर बनाएंगे थोड़ा, तो देखिए तो यहाँ पर इस तरह से कुछ बनेगा। देखिए 2 2 4 1 5। तो यहाँ पर देखिए एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। तो हम लोग बॉन्ड काउंट कर लिए, देखिए 2 1 3 3 कोवैलेंट बॉन्ड हो गया और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। कितना हो गया, 4। तो जहाँ भी कोवैलेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, स्ट्रक्चर आता है तभी बनेगा, नहीं तो रटा रटाया नहीं चलेगा। तो यहाँ टोटल काउंट कर लिए बॉन्ड, 2 1 3 और 1 4। तो 4 किस में है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। तो 10th का जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल फॉर्म कलर कंपाउंड। इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत पूछता है, तो आप लोग ध्यान रखिए कि जहां भी कलर कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, वहां पर हम लोग को देख लेना है कलर कब शो करता है, जब किसी आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम लोग चेक कर लेंगे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है डी ब्लॉक एलिमेंट में, डी ब्लॉक एलिमेंट के आयन में चेक करने का एक सिंपल फार्मूला है। देखिए यहाँ पर आप लोग को चेक कर सकते हैं, यहाँ पर स्कैंडियम है, तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21, और नियरेस्ट नोबल गैस 18 और -3। तो देखिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने का एक फार्मूला होता है, एटॉमिक नंबर माइनस नियरेस्ट नोबल गैस माइनस जितना उस पर चार्ज है। तो देखिए एटॉमिक नंबर 21, नियरेस्ट नोबल गैस 18 और -3, तो टोटल कितना हो गया, 0। अब इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो कलर शो नहीं करेगा, क्योंकि डी ट्रांजिशन के कारण कलर शो करता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन 0 हो गया। अब इसमें चेक करते हैं मैग्नीज। मैग्नीज का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 25, 25 - 2, ठीक है, तो कितना हो गया 23, अब -18, तो कितना हो गया 5 हो गया। तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब कंफर्म है कि अगर मल्टीपल चॉइस नहीं है, एक से अधिक करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम लोग इधर भी चेक कर लेते हैं। देखिए जिंक का कितना होता है 30, 30 - 2 करेंगे 28, 28 - 18 करेंगे तो कितना D10, डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होता है, तो सब पेयर्ड हो जाएगा। तो यहाँ भी जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, इसलिए भी कलर शो नहीं करेगा। यहाँ भी चेक कर सकते हैं टाइटेनियम का कितना होता है 22, 22 - 4 - 18, यहाँ भी 0 हो गया। तो इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या है, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M2+ आयन। यहाँ M में Z दे दिया है, एटॉमिक नंबर दे दिया है 27। ठीक है, तो किसका क्वेश्चन है, पी ब्लॉक का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला सबसे पहले आना चाहिए। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है N × N+2 और इसका यूनिट जो होता है BM, बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, और यहाँ पर N जो है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अभी बताए थे आप लोगों को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला। देखिए अब यहाँ Z27 है, 27 किसका होता है, कोबाल्ट का। तो यहाँ M+2 है, तो यहाँ आयन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं हम लोग कोबाल्ट +2 आयन। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता कर लेते हैं। देखिए कोबाल्ट, अभी फॉर्मूला बताएं, एटॉमिक नंबर 27, माइनस चार्ज करेंगे -2 और नियरेस्ट नोबल गैस 18, तो कितना यहाँ हो गया 7, और जो नंबर आता है वो डी में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब हम लोग भर के देखते हैं डी में टोटल कितना ऑर्बिटल होता है 5। तो भर के देखिए 1 2 3 4 5 हो गया। अब देखिए भर के 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए तो मेरे पास कितना बच गया है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3। ठीक है, अब यहाँ पर रख दिए फॉर्मूला पर, √अंडर
3 × 3 + 2, तो 3 2 5 3 जा 15, 5 दिए 15, तो √15। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मान ले रूट किसी को नहीं आता है तो सिंपल रूट तो आता होगा, मान लेते हैं यहाँ √16 दे देता तो कितना हो जाता 4। अब 16 से कम है तो 4 के नज़दीक कौन है देख लीजिए यहाँ पर चेक करके, देखिए तो ये 6.92 है, 1.44 है, देखिए ये वाला नजर आ रहा है बी ऑप्शन। ठीक है, तो 12 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जनरली पूछता है तो आप लोग जो है मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला ये ध्यान रखिए, √n × n + 2। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, आइडेंटिफाई द ऑक्सो एसिड्स इन विच P एग्जिस्ट इन +5 स्टेट। तो ये 11th में जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन वैसे भी है, लेकिन ये चैप्टर यहाँ निकालने के लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन 11th का चैप्टर है, उसका अगर नॉलेज होगा तो आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फटाफट हम निकाल देते हैं। ये देखिए फॉस्फोरस एसिड है H3PO3, तो ऑक्सीजन का इन जनरल ऑक्सीडेशन ऑफ -2, तो देखिए यहाँ पर, और हाइड्रोजन का 1, तो 1 × 3 डायरेक्ट करते हैं 3, और फास्फोरस का निकालना तो इसका मान लिए x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा -6, तो टोटल पर चार्ज 0, तो कितना हो जाएगा उधर करेंगे तो +3, यहाँ आ जाएगा +3, लेकिन हम लोग को क्या बोल रहा है +5, तो ये तो आंसर होगा नहीं। अब बी में देखते हैं H3PO2, ये फॉस्फेनिक एसिड है, तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं 3 + x और 2 दूना 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा उधर करेंगे तो +1, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ देखिए फॉस्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4, तो देखिए डायरेक्ट करते हैं 1 × 3 + x और 4 दूना 8, टोटल 0, तो यहाँ पर देखिए -5 उधर जाएगा तो +5, आंसर यहाँ पर सी आ गया। ठीक है, तो 13 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पर भी 6 दूना 12, 4 8 4, ठीक, यहाँ +4 पूछता तो आंसर ये हो जाता। ठीक है, लेकिन पूछा है +5, तो आंसर क्या हो जाएगा 13 का सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन द एक्सेस ऑफ सप्लाई ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड। ये सब डेफिनेशन जो है याद रखना, इसमें 1-2 ट्रिक हम बता सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर देखो CA कैल्सिनेशन है, तो ए से याद रखना अब्सेंस। अगर यहाँ पूछ देता प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन अब्सेंस ऑफ एयर, तो ऐसे याद रखना कैल्सिनेशन ए से अब्सेंस हो गया, तो यहाँ अब्सेंस तो पूछ नहीं रहा है इसलिए आंसर नहीं होगा। यहाँ पूछ रहा है एक्सेस में क्या हो जाएगा रोस्टिंग। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अब्सेंस पूछेगा कैल्सिनेशन, एक्सेस ऑफ एयर पूछेगा तो रोस्टिंग, तो 14 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स फॉर्म चिलेट। चिलेट लिगेंड्स कौन फॉर्म करता है, इसका एक ही कंसेप्ट है, ध्यान रखना है कि बाइडेंटेट लिगेंड हो। बाइडेंटेट लिगेंड मीन्स जो दो तरफ से डोनेट करता है, जैसे इथाइलिन डायमीन। ठीक है, तो जब भी बाइडेंटेट लिगेंड हो या हायर लिगेंड, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, तो ये क्या किस तरह का लिगेंड फॉर्म करता है, चिलेट लिगेंड। तो हम लोग को पता होगा तब ना कि कौन बाइडेंटेट लिगेंड है, कौन दो तरफ से डोनेट करता है, तो इसके लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर जैसे एसीटेट है, तो एसीटेट आप लोग को पता होगा CH3COO-, तो देखिए यहाँ एक नेगेटिव चार्ज है, मोनोडेंटेट लिगेंड हो गया, ये तो करेगा नहीं। ऑक्सलेट देखिए ये है COO-, ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4, 2 हाइड्रोजन रिलीज हो गया, COO-, देखो यहाँ से भी डोनेट कर रहा है, यहाँ से भी डोनेट कर रहा है, तो दो तरफ से डोनेट कर रहा है, तो ये इसलिए हो गया बाइडेंटेट लिगेंड। अब आगे देखना ही नहीं है, जब भी बाइडेंटेट लिगेंड हम लोग को मिल गया तो क्या चिलेट फॉर्म कर देगा। ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा मेटल के साथ। ठीक है, तो 15 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ साइनाइड, अगर यहाँ एक और क्वेश्चन बन सकता था, साइनाइड CN-, जैसे यहाँ क्वेश्चन पूछता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड या स्पेशल टाइप ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड, लेकिन दो तरफ से डोनेट करता है, N से भी डोनेट कर सकता है, C से भी डोनेट कर सकता है। तो यहाँ क्वेश्चन अगर पूछता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्बीडेंटेट लिगेंड, आंसर क्या आता है, साइनाइड CN-। ठीक है, अमोनिया NH3, ये तो मोनोडेंटेट लिगेंड हो जाएगा, देखो N पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मोनोडेंटेट लिगेंड हो गया। तो यहाँ जो 15 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या है, द नंबर ऑफ हैलाइड आयन इन, ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है,
विल बी। तो जहां भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो ये क्या हो गया, देखो ये जो बड़ा ब्रैकेट है इसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक खासियत होता है कि जो बड़ा ब्रैकेट के अंदर जितना भी स्पीसीज है वो सब बाहर घूमेगा फिरेगा नहीं। जब पानी में डालेंगे तो यही टूटेगा, सिर्फ इसके बाहर जो है ये माइनस और ये प्लस। तो देखिए तो कितना हैलाइड आयन आ रहा है, एक। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 1। कहां पर है 1, डी में। ठीक, तो 16 का डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में आसान क्वेश्चन है। देखिए 2CH3Br, ब्रोमो मीथेन है, दो मॉलिक्यूल्स, रिएक्शन किसे कर रहा है, सोडियम से, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब बना रहा है क्या, इथेन और NaBr अलग हो जा रहा है। तो ये तो हेलोएल्केन हेलोएरिन का क्वेश्चन है, एकदम आसान है। ये नहीं बना तो फिर क्या बनेगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, उर्ज रिएक्शन। कहाँ उर्ज रिएक्शन, देखो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पूछता है यहाँ पर। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हर एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है उसमें 5 रिएक्शन पढ़ना है, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में फ्रीडल का अल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों आ सकता है। अल्काइलेशन में अल्काइल ग्रुप लग जाता है, एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप लग जाता है। ठीक है, और ये तीनों जो हेलोएल्केन हेलोएरिन का उर्ज रिएक्शन में एल्केन बनेगा कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। फिटिक रिएक्शन में डाइफिनाइल बनता है। जब दो मॉलिक्यूल्स हेलोएरिन रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम और ड्राई ईथर, ठीक है, तो बाइफिनाइल या डाइफिनाइल इस तरह से आप लोग पढ़े होंगे। ठीक, और उर्ज फिटिक रिएक्शन में आपका अल्काइल बेंजीन बनता है। उर्ज फिटिक में अल्काइल हेलो क्लोरोमीथेन और क्लोरोबेंजीन रिएक्शन करेगा तो ठीक है, तो यहाँ पर कपलिंग रिएक्शन होगा इस तरह से और बना देगा अल्काइल बेंजीन। ये भी होगा इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम और ड्राई ईथर। ठीक, तो ये तीनों रिएक्शन किसका था, हेलोएल्केन हेलोएरिन, और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन तो अल्कोहल फिनोईथर में भी मिलेगा। ठीक है, तो 17 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, CH3CH2Br रिएक्शन कर रहा है अल्कोहलिक KOH से। अल्कोहलिक KOH से तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ये ज़्यादा बहुत बार क्वेश्चन ये पूछ चुका है। अल्कोहलिक KOH की जगह एक्वस KOH भी दे सकता था यहाँ पर। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये किसका है, हेलोएल्केन हेलोएरिन का क्वेश्चन है। ये किस टॉपिक से है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन या फिर एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो जहां भी हेलोएल्केन का एलिमिनेशन रिएक्शन होगा वहां क्या बना देगा, अल्कीन। ठीक है, तो अल्कीन जब बनाएगा, इसका अल्कीन बनाएगा तो यहाँ से Br हटेगा और यहाँ से H हटेगा तो डबल बॉन्ड ला देगा। कार्बन नंबर 2 ही, ये तो बढ़ेगा घटेगा नहीं। तो देखिए 2 कार्बन का अल्कीन कौन है, देखिए इथीन। तो 18 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, ब्यूटेन टू ओल इजे, ब्यूटेन टू ओल। तो स्ट्रक्चर बना के देख लीजिए, देखिए 1 2 3 4 ब्यूटेन है तो 4 कार्बन होगा ही, टू ओल मीन्स दूसरा कार्बन पे OH। तो देखिए तो कितना डिग्री अल्कोहल हो गया। इस पर हम वीडियो भी बनाए हैं कि अगर यदि क्या हो, ये हो गया 1 डिग्री कार्बन, ये 2 कार्बन से अटैच है 2 डिग्री कार्बन, एक कार्बन से जो अटैच रहता है 1 डिग्री कार्बन, और 1 डिग्री कार्बन से अगर दी OH अटैच रहा तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री कार्बन से अगर दी OH अटैच रहा तो 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ तो 3 डिग्री तो है नहीं, 3 कार्बन से अटैच है नहीं, तो देखिए तो 2 डिग्री कार्बन से OH अटैच है तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, इथानॉल है H2SO4 से रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ पर 443 केल्विन है। यहाँ पूछ रहा है ए क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन किससे है, अल्कोहल फिनॉल ईथर से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 443 केल्विन है। ठीक है, अब 443 केल्विन का जब रिएक्शन कराते हैं, 443 केल्विन पर कौन के H2SO4, ये क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, अल्कोहल का डिहाइड्रेटिंग एजेंट से रिएक्शन करा रहे हैं। तो क्या होगा, जब भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब पानी बाहर निकाल देना, इससे जब पानी बाहर निकाल देगा तो क्या बन जाएगा, अल्कीन। ठीक है, तो बना देगा इथीन। ठीक है, अब एक और मजेदार चीज यहाँ पर, अगर ये टेम्परेचर थोड़ा कम कर दिया है तो इसलिए बारीकी से हर एक चीज को पढ़ना है। अगर यहाँ पर कर दिया 413 केल्विन, 413 केल्विन, तो ऑप्शन में तो दिया हुआ है नहीं, बना देता है ईथर। प्रिपरेशन ऑफ ईथर में आपका जो है वो फर्स्ट रिएक्शन में मिलेगा।
ठीक है, बाय यूजिंग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ध्यान रखना है 443 केल्विन है, डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है। और अगर टेम्परेचर कम कर दिया, टेम्परेचर कम करके 413 केल्विन कर दिया, ईथर बना देगा, ठीक है, डाई इथाइल ईथर। तो ध्यान रखना है यहाँ पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या है, CH3CHO इथानल, ठीक है। इथानल का क्या कर रहे हैं, LiLH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। जब अल्डिहाइड का हम लोग रिडक्शन कराते हैं, ठीक है, तो क्या बना देता है, अल्कोहल। आप लोग इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा। देखिए अल्कोहल, आगे बढ़ेंगे तो अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड या कीटोन यहीं पे, और आगे बढ़ेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब आगे बढ़ते हैं हम लोग तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जब पीछे बढ़ेंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो देखिए तो अल्डिहाइड में रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिए, क्या बना देगा, अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी अगर दिए LiLH4 डाल देते तो क्या बना देता, अल्कोहल। LiLH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो अल्डिहाइड में हम लोग डाल दिए तो क्या बना देगा, अल्कोहल। तो देखिए नंबर ऑफ कार्बन तो चेंज होगा नहीं, CH3CH2OH, ठीक है, इथानोल कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसलिए 21 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल। कौन सा मेथड जो है, ये याद रखने वाला चीज है, ठीक है। याद रहेगा तो आंसर आपका टिक मार्क होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस, स्मेल्टिंग, पोलिंग और लिक्वेशन, इसमें से कौन जो है वो रिफाइनिंग ऑफ मेटल का मेथड नहीं है, ठीक है। इसमें कौन मेथड नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, स्मेल्टिंग, ठीक है। इसमें केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में और हीट करके हम लोग मेटल को, जो ओर्स है उससे हम लोग मेटल निकालते हैं, ठीक है। लेकिन आपका जो इलेक्ट्रोलाइसिस है, पोलिंग है, लिक्वेशन है, इससे हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड से हम लोग मेटल को प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है। ओर्स के बाद जो मेटल मिलता है। तो 22 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। स्मेल्टिंग इज द प्रोसेस फ्रॉम विच रिफाइनिंग ऑफ मेटल डज नॉट अकर्स, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये किस चैप्टर से, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। NCERT में यही एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है और रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन जितना भी होता है, ठीक है, सब किसका एग्जाम्पल है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। एकदम इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। जितना भी रेडियो एक्टिव डीके होता है सब किस ऑर्डर को फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को, ठीक है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन आया है तो बता देते हैं, यहाँ कभी कभी पूछ देता है ऐसे कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन बताइए। ऑप्शन में रहेगा बहुत सारा, तो इसको भी याद रखना, K = 2.303/T log A/A-x, ठीक है। तो ये फार्मूला याद रखिए। इसमें यहाँ पर सब्जेक्टिव जब क्वेश्चन पूछेगा इसको डिराइव करने में दे देता है। इस बार का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और इसका हाफ लाइफ, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायमैग्नेटिक इन नेचर। देखिए अभी इसको सॉल्व किए थे कुछ देर पहले मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए, तो वहीं से पता चल जाएगा डायमैग्नेटिक मीन्स किसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो अभी बताए थे कि डी में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, देखिए फिर से निकालते हैं। कोबाल्ट +2 है, तो देखिए क्या बोले थे, एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज करेंगे, अब माइनस नियरेस्ट नोबल गैस, तो 18, 20 और 27 गया तो कितना गया, D7। ये तो पता चल रहा है क्या कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, क्योंकि 5 भरेंगे फिर 2, 3 तो बच जाएगा, तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है तो वो पैरामैग्नेटिक हो जाता है। लेकिन हम लोग पूछ रहा है डायमैग्नेटिक, किसमें पेयर्ड है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। फिर Ni2+ है, देखिए एटॉमिक नंबर 28 -2 माइनस नियरेस्ट नोबल गैस, तो देखिए 18, 2, 20, 8, यहाँ भी नहीं होगा। जब तक D10 नहीं मिलेगा तब तक डायमैग्नेटिक नहीं होगा। सी में देखिए Cu2+ है, तो 29 -2 -18, देखिए यहाँ भी D9, ये भी नहीं होगा। अब देखिए Zn2+, तो 30 -2 -18, देखिए यहाँ 10 आ गया। आज जो ये 10, 9 ये सब आता है वो D में इलेक्ट्रॉन हो गया, तो D10 यहाँ आ गया। अब D10 आ गया
मतलब साफ है, क्या है, डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो 24 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये तो याद रखने वाला चीज है। ट्रांजिशन एलिमेंट हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट को बोलते हैं, क्योंकि इसका जो प्रॉपर्टी है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में होता है, इंटरमीडिएट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, सो द आंसर इज, ट्रांजिशन एलिमेंट का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए CH3 CH2I इथाइल आयोडाइड KCN अल्कोहलिक है, पूछ रहा ऑप्शन ये क्या होगा। ठीक, तो यहां पर देखिए ध्यान दीजिए, KCN अल्कोहलिक है तो KCN इस तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक, तो यहां अगर यदि आयनिक रहता है, एक्वस दे देते तो इस तरह से टूटता, K प्लस और CN माइनस, C से अटैक करता है, लेकिन अल्कोहलिक है इसलिए, अल्कोहलिक है मतलब ये आयनिक कंपाउंड जैसा बिहेव नहीं करेगा, कोवेलेंट करेगा। ठीक है, और ये किधर से अटैक करेगा, N से। ठीक है, इसलिए यहां बना देगा CH3 CH2NC। ठीक है, मतलब आइसोसाइनाइड। CH3 CH2NC किस में है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक, अगर यदि एक्वस रहता तो आंसर हो जाता बी, तो इसको ध्यान रखिएगा। अल्कोहलिक है इसलिए आइसोसाइनाइड बनेगा, मतलब N से अटैक करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या, हाइड्रेशन ऑफ ए प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, तो ये जो है आपका रिएक्शन है अल्कोहल फिनोइथर का, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का। फर्स्ट नंबर फ्रॉम अल्कीन, अल्कीन में भी ए बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। तो यहाँ देखिए एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन हम लोग जब कराते हैं प्रोपीन का, प्रोपीन मतलब देखिए प्रोपीन। ठीक है, ये प्रोपीन हो गया। अब एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन जब कराते हैं, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन क्या है, मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर, मतलब सीधा समझिए पॉजिटिव की जगह नेगेटिव और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव। देखिए कैसे, देखिए अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो इधर अल्काइल ग्रुप ज्यादा है तो बॉन्ड को इधर पुश करेगा, जिधर अल्काइल ग्रुप ज्यादा उस से ऑपोजिट साइड में पुश करता है, जिधर एरो गया वहां नेगेटिव और जहां से गया वहां पॉजिटिव। और वाटर को तोड़िए, H प्लस और OH माइनस, यही बोल रहे थे, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, तो यहाँ H जोड़ दिए, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव। तो देखिए तो प्रोपेन टू ऑल, कहाँ है प्रोपेन टू ऑल, ऑप्शन नंबर बी में। तो 27 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है आपका, यहाँ पर बेंजल्डिहाइड है, कौन कहने वो से रिएक्शन करा रहे हैं। तो देखिए ये प्रोडक्ट दिया है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट किसका आपका किस में मिलेगा, आप लोग ये जो क्वेश्चन है वो मिलेगा अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, तो ये है आपको वहाँ दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पहला है अल्डोल कंडेंसेशन और दूसरा है कैनिजारो। ठीक, तो देखिए ये जो है याद रखना पड़ेगा कि बेंजल्डिहाइड का सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है और साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है और अल्कोहल बना देता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा और ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, कैनिजारो रिएक्शन। ठीक, ये सभी नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। कॉल्वेज रिएक्शन सैलिसाइलिक एसिड, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन अभी बताए थे, क्लीवेंसन रिडक्शन आपका एल्केन बना देता है कार्बोनिल कंपाउंड से, ये भी अल्डिहाइड। ये चारों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसको सभी को आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, सब्जेक्टिव में भी काम देगा और ऑब्जेक्टिव तो है ही। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इन मिथाइलएमीन या मिथेनामाइन। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए स्ट्रक्चर थोड़ा आना चाहिए। CH3NH2, देखिए यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 और 4, तो टोटल 4। और जब भी 4 आता है तो काउंट कर लिए sp3, देखिए 3 और 1 4, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 29 का सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। 1 डिग्री एसिड एमाइड मे बी कन्वर्टेड इनटू एमीन बाय, ये जो है क्वेश्चन किससे है, एमीन से। ठीक है, ऑर्गेनिक का एमीन चैप्टर से। तो इसमें याद रखना है कि हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमोमाइड क्या है, एसिड एमाइड RCONH2, एमाइड जो है संधि विच्छेद थोड़ा पढ़ेंगे, ब्रोमामाइड एमाइड प्लस ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो यहाँ क्या बना देता है, एमीन। ठीक है, तो 1 डिग्री एसिड एमाइड में बी कन्वर्टेड इनटू एमीन बाय हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन या हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। तो 30 का ऑप्शन नंबर ये क्या आ जाएगा, करेक्ट। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31।
क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, द गैस इवॉल्व व्हेन मिथाइलएमीन रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड। ठीक है, तो ये भी एमीन्स का क्वेश्चन है। तो जब भी मिथाइलएमीन को CH3NH2 और नाइट्रस एसिड से इसका रिएक्शन कराते हैं तो पहले मिथाइल बेंजीन मिथाइल डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, मिथाइल CH3N2 प्लस और Cl माइनस ये बनाता है। फिर इसको जब रिएक्शन कराते हैं तो कौन सा गैस, नाइट्रोजन गैस इवॉल्व करता है। ठीक है, तो 31 का ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, व्हाट आर द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज। ये भी याद रखने वाला चीज है। किस चैप्टर से है, बायोमोलिकुल्स। ठीक है, सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज कहाँ है, किस ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो है डाइसैकेराइड है। ठीक, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ से पूछ सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रेड्यूसिंग शुगर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुक्रोज नॉन रेड्यूसिंग शुगर सुक्रोज है। ये डाइसैकेराइड है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बनाता है, या सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है। तो इसको ध्यान रखना है। तो 32 का ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। मानव के शरीर में, ह्यूमन बॉडी में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में स्टोर होता है, तो किस रूप में स्टोर होगा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक है, तो जब हम लोग भूखे रहते हैं तो यही ग्लाइकोजन जो है टूटकर हम लोग को ग्लूकोज के रूप में एनर्जी देता है। ये भी इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखना है। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में बॉडी में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में, ए ड्रग विच इज इफेक्टिव इन क्यूरिंग मलेरिया। ये तो शुरू बहुत पहले से हम लोग भी जनरल नॉलेज में पढ़ते आ रहे हैं। क्यूनाइन जो होता है उसका छाल जो होता है हम लोग मलेरिया के रूप में इसको इलाज करने, मलेरिया जो होता है, ठीक है, उसको इलाज करने में हम लोग क्यूनिन का यूज करते हैं। ठीक, इसको ध्यान रखना, ये सब भी इंफॉर्मेशन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन जो है आपका पॉलीमर चैप्टर से है। ठीक है, देखिए क्या है, बेकेलाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बेकेलाइट आप लोग देखे होंगे, जो इलेक्ट्रिक स्विच घर में सब जितना भी इलेक्ट्रिकल स्विचेस होता है उसको अब किससे बनाया जाता है, बेकेलाइट पॉलीमर है। ठीक है, तो बेकेलाइट क्या है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ठीक है, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि बेकेलाइट में किस मोनोमर का उपयोग होता है, फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड इसका यूज होता है। तो यहाँ पर ये तो पूछा नहीं है, तो किसका एग्जाम्पल है, इलास्टोमर, फाइबर, प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग। तो थर्मोसेटिंग कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक बार ये जल गया, जैसे देखते हैं स्विच या कोई कड़ा प्लास्टिक वाला जो बाल्टी, जलने के बाद फिर पुनः उसको हम लोग रीगेन अपना स्टेट में, अपना पोजीशन में उसको रीगेन नहीं कर सकते। एक बार जल गया तो खत्म हो गया, वही गया थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक को हम लोग फिर उसको अपना स्टेट में यूज कर सकते हैं, जैसे सिंपल प्लास्टिक जो हम लोग यूज करते हैं थर्मोप्लास्टिक हो गया। ठीक है, तो बेकेलाइट जो है किसका एग्जांपल है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर का। ठीक, तो ये था टोटल एक्सप्लेनेशन सेट 1 का। आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, पढ़िएगा बढ़िया से। हम अगला वीडियो में जो है इसका सब्जेक्टिव सेट 1 का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको बहुत अच्छे तरीके से पेश करने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद।